हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो ये वीडियो हमारा जो यूपीपीएससी में वैकेंसीज़ आई हैं आरओ एआरओ के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ नोटिफिकेशन आ चुका है इसका और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन सब दी हुई है। तो सबसे पहला काम, हड़बड़ी में फॉर्म मत भरिएगा, कुछ समय लगाकर नोटिफिकेशन सभी को ओरिजिनली पढ़ना है। नहीं तो कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर फॉर्म गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया, कुछ की जगह कुछ और फिल कर दिया। पूरे प्रोसेस को पहले ध्यान से पढ़ना है, हर पॉइंट को पढ़ना है ठीक से, उसके बाद फॉर्म भरना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो होमवर्क का काम है, डिटेल नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से इन्होंने निकाला हुआ है पूरा, और एक बार आपको ओरिजिनली पढ़ना है। फ़ोटो का क्या साइज़ है, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन नहीं, सब कुछ ईच एंड एवरी पॉइंट आपको डिटेल में पढ़ना है। नहीं तो यूट्यूब में किसी का वीडियो देखकर शॉर्टकट के चक्कर में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाएंगे, पता लगा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आए दिन ये प्रॉब्लम आ रही है, एसएससी जेईई में भी ऐसा हुआ। कई एग्जाम में आप देख रहे हैं बैक टू बैक फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं लोगों के। वो लापरवाही की बात है भाई, कहीं कहीं जेन्युइन कंसर्न हो सकता है, पर कई जगह अगर बल्क में फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती भी है। कुछ लोगों का जेन्युइन केस हो सकता है कि गलती से रिजेक्ट हो गया, कई लोगों की लापरवाही से भी रिजेक्ट होता है। हमेशा मैं बोलता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम आपको देना है, कोई भी फॉर्म भरना है, डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, फॉर्म रिजेक्शन में आप मान के चले 90% जो फॉर्म रिजेक्ट हैं वो खुद की लापरवाही से, 10% जेन्युइन लोगों के फॉर्म भी रिजेक्ट होते हैं। ठीक, तो डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना ही पढ़ना है, सबसे पहला काम ये है। ठीक है, आरओ एआरओ ये दो तरह की वैकेंसीज हैं। आरओ है रिव्यू ऑफिसर, और एआरओ है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ये वाला है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। दोनों मिलाकर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 411। नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी आई हैं, जो मैं आपसे बार बार कह भी रहा हूँ कि इलेक्शन ईयर है नेक्स्ट ईयर, इलेक्शन से पहले पहले वैकेंसीज आपको ज़रूर मिलेंगी और अच्छी खासी वैकेंसीज मिल रही हैं। नॉर्मली इतनी वैकेंसी देखने को भले ना मिले, पर इलेक्शन ईयर में आपको वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेंगी, और ये सबसे अच्छा चांस है कि कोई एक सीट मिल जाए, पर पेपर कैंसिल ना हो, पेपर लीक ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मल तरीके से अगर कोई पेपर होगा तो अच्छे ब्राइट चांसेस है कि जो सिंसियर कैंडिडेट है सेलेक्ट हो जाएँ। 411 वैकेंसीज़ हैं इन दोनों को मिलाकर, उसमें भी ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो हायर पोस्ट वाली हैं। आरओ की जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो ज़्यादा है एआरओ से। ठीक है, दोनों मिलाकर मैं अगर बताऊं तो आरओ वाली वैकेंसी हैं 334। 411 में से 334 जो सीटें हैं आरओ वाली हैं, और आपका 77 सीटें जो हैं वो एआरओ वाली हैं। दोनों को मिला दोगे 411। रिव्यू ऑफिसर 334, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 77, दोनों ऐड करोगे इतना ही बनेगा। तो नंबर ऑफ सीट्स अच्छी खासी हैं। एग्ज़ाम देना है कि नहीं? बिल्कुल देना है। टेक्निकल वगैरह में जितनी मेहनत करते हैं उससे कम मेहनत में आपका ये पेपर निकल जाएगा। सीट भी ठीक ठाक है, पे बैंड वगैरह भी अच्छा है। और दूसरी सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो जीएस पिछले बैचेस में भी आप कर चुके हैं, जैसे एसएससी का बैच मैंने कराया या बिहार पीसीएस का बैच कराया था, जो भी पीछे बैचेस कराए हैं, जो लोग ऑलरेडी मेरे से जीएस पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मेजर पोर्शन है जीएस, तो आपको पेपर देना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट आप कहेंगे सर हिंदी तो हमने स्कूल लेवल पे ही पढ़ा है, तो स्कूल लेवल का ही हिंदी आएगा भी। हिंदी अगर आप डेली 1 आवर भी दे दोगे, 30-40 आवर्स भी हिंदी को दे दोगे, हिंदी अच्छा कर लोगे। और नॉर्थ इंडिया में, अब यूपी वगैरह में कोई बच्चा रह रहा है, बिहार वगैरह में रह रहा है, वो ये नहीं कह सकता कि हिंदी मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। कोई कॉन्वेंट वगैरह में पढ़ाओ तो बोल सकता है, पर मैक्सिमम क्राउड ऐसा है जो हिंदी 1 आवर भी डेली करेगा तो कर सकता है। लिमिटेड टॉपिक्स है हिंदी में, 2 सोर्स मैं बताऊंगा हिंदी में, वो करना है। हिंदी 1 आवर भी देंगे समय काफ़ी होगा। पेपर इन्होंने लिखा है दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी स्टार्टिंग। मेरा मानना है कि जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, मेरा अपना जो मुझे लग रहा है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इस समय होगा एग्ज़ाम। ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मेरा अंदाज़ा ये है। तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तकरीबन आपके पास 3 मंथ का टाइम है, और अच्छा खासा टाइम है, 3 महीने कम समय नहीं है।
और जो मैं पहले से भी आपसे कहता आ रहा हूँ कि कॉमन जीएस पढ़कर रख लो, बार बार बोल रहा हूँ मैं, आरोहन पर इतने बैचेस करा दिए हैं, इतने सब्जेक्ट हो गए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कॉमन जीएस पढ़कर रख लो, ताकि कोई भी फॉर्म आए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 3 महीने अच्छा खासा टाइम दे रहा है ये, उतने में भी तैयारी नहीं होगी तो बड़ी मुश्किल है। अब अगर कुछ भी जीएस पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, उतना रेडी है, तो बाकी आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब जीएस जो मैं करा रहा हूँ, हाल फिलहाल में कई पेपर हो गए, आपने देख लिया, CGPTM आपने देख लिया, SSC JEE अभी चल रहा है पेपर। कल ही बच्चों ने बताया, जो फीडबैक मुझे कल वाले शिफ्ट के आए हैं, 9 से 11 तक SSC JEE होना है। कल जो मुझे फीडबैक मिला है, एवरेज 34 से 40 मार्क्स बच्चों ने क्वेश्चन बोले हैं, कि 50 में से 34 से 40 के बीच रेंज उन्होंने बताई है जो हमारे बन रहे हैं, जो सीधे क्लास से क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब 3 दिन पेपर है, किसी में ज़्यादा आएगा, किसी में हो सकता है 30 तक आ जाए, पर आप मान के चलिए कि अगर आपकी क्लास से नहीं बना तो फिर बाकी जगह से जीएस कम ही बनेगा, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इसलिए नहीं किसी और ने कम कराया, क्या कराया, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से एक एक सब्जेक्ट कवर किया हुआ है। क्वेश्चन पेपर भी दुनिया भर के दे रखे हैं, सॉल्व क्वेश्चन भी दिए हैं, टेस्ट सीरीज भी कराई है, एक एक सब्जेक्ट को टाइम भी अच्छा खासा दिया है, तो वो जीएस आपको और भी कहीं तो हेल्प करे। अब RO में 411 वैकेंसीज़ हैं, तो वो जीएस आपको यहाँ भी तो काम आए भाई। अगर आपने कोई भी बैच किया है, जीएस आप पढ़ चुके हो और उसी तैयारी पर अगर ये एग्ज़ाम हो सकता है तो क्यों नहीं दें, बिल्कुल देना चाहिए। स्टेट PCS वाले बच्चे को तो देना ही देना है, ठीक है, स्टेट PCS वाले को तो बिल्कुल ही देना है, और बाकी एग्ज़ाम, बाकी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं। टेक्निकल वगैरह में 10-10, 20-20 वैकेंसी के पीछे परेशान रहते हैं, यहाँ इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सिलेक्शन के चांस भी ज़्यादा है। तो नोटिफिकेशन मैंने बताया, डिटेल में पढ़ना है, हर लाइन टू लाइन। तो सबसे पहले UPPSC, पोस्ट का नाम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इंग्लिश में रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो ये भी दिमाग में आएगा सर किस तरह की जॉब है, क्या करना होगा। सचिवालय में देखो जॉब है, रेवेन्यू बोर्ड में है, यूपी सेक्रेटेरिएट में समीक्षा अधिकारी 322 पोस्ट जो हैं वो यूपी सचिवालय की हैं, समीक्षा अधिकारी। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में भी समीक्षा अधिकारी 9 सीट्स हैं, रेवेन्यू बोर्ड यूपी का वहाँ 3 सीट्स हैं। इसके बाद बाकी जो हैं वो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की हैं, सचिवालय में 40 असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, रेवेन्यू बोर्ड में 23, UPPSC में 13 और फिर 1। तो शुरू में जो ये स्टार्टिंग की 3 लिखी हैं ये हैं समीक्षा अधिकारी वाली, और बाकी हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर वाली पोस्ट, ठीक है। फिलहाल प्री और मेंस का हम डिस्कशन करेंगे। अब टाइपिंग जैसे है, और मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, वो नोटिफिकेशन ओरिजिनली पढ़ना है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट हैं या यूट्यूब वीडियो उन पर नहीं जाना, ओरिजिनली नोटिफिकेशन पढ़ना है। कोई लिख रहा है टाइपिंग प्रैक्टिस टेस्ट होगा, कोई कह रहा है इंटरव्यू होगा, अरे भाई मेंशन तो करो कौन सी वाली पोस्ट पर होगा, क्या टाइपिंग का टेस्ट रिव्यू ऑफिसर में होगा कि ARO में होगा, क्लियरली मेंशन नहीं करते हैं, इन जनरल लिख रखा है, क्योंकि खुद ध्यान से लोगों ने नहीं पढ़ा है। लाइन टू लाइन पढ़िए, हर चीज़ शॉर्टकट के चक्कर में मत पढ़ा करो। जो पहला स्टेप है, पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता भी रहा हूँ उसमें साथ साथ इसी में लिखी हुई हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं एक जनरेट होगा, जब आप साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करोगे, एक OTR नंबर जनरेट होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, उसको लेकर अप्लाई होगा। इसके बिना आप सबमिट वगैरह नहीं कर पाएंगे फॉर्म। तो एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिख रहा है वो, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू मेक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एंड ऑब्टेन OTR नंबर बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन जाने से पहले नंबर जनरेट करना है। फिर कह रहे हैं दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट ऑब्टेन्ड OTR नंबर मस्ट ऑब्टेन इट फ्रॉम कमीशन वेबसाइट 72 आवर बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। pariksha.nic.in साइट का नाम भी दे रखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नोटिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से निकाला है इन्होंने। फॉर्म भी कोई महंगा नहीं है, जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ का। तो किन डिपार्टमेंट की पोस्ट है, OTR नंबर वगैरह जनरेट करना, ये देखना है। उसके बाद साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी आप फॉर्म वगैरह सबमिट करेंगे, मेल ID पे आपको मेंशन किया जाएगा, और हार्ड कॉपी प्रिंट करा के भी रख लेना। फॉर्म जब जमा करोगे उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करा के रख लेना, ताकि कहीं कोई ज़रूरत पड़े, आपने क्या फिल किया था, कोई गलती तो नहीं की, उसमें आपको दिखाई दे जाए। सारे स्टेप इन्होंने लिख रखे हैं, ठीक है। हाई स्कूल में जो आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा, हर लाइन मेंशन्ड है आगे जाकर, ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह के लिए देखो 6 नंबर पॉइंट पे दे रखा है। पे स्केल क्या होगा, पे स्केल 44,900 से लेकर 1,42,400, लेवल 7 और दूसरा लेवल 8।
तो इसलिए नोटिफिकेशन पहले डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद बाकी चीज़ें। अपने आप ही तुक्का नहीं लगाना है कि ये होगा क्या होगा, क्योंकि आप ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट चेक करने लग जाते हो, आधी इन्फॉर्मेशन आपको गलत मिलती है। ओरिजिनली आप चेक नहीं करते तो गलत सलत पढ़ के बैठ जाओगे। ठीक है, प्रोसेस वगैरह दे रखा है इन्होंने, कैसे अप्लाई वगैरह करना है। फीस 100 रुपये ऑनलाइन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और नेट हैंडलिंग 2500 रुपये नेट वो गेटवे वगैरह का होगा, 125 टोटल। एग्ज़ाम फ़ी 100 और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी 25, दोनों मिलाकर 125। रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 रुपी और इंटरनेट हैंडलिंग 65 रुपी। तो सारा दे रखा है। किन डिपार्टमेंट्स के लिए है वो भी लिख दिया। फिर देखो, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू इनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ मेन एग्जामिनेशन। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेल नॉट बी इंटरटेन। मतलब पूरी कहानी ये पढ़ोगे, फॉर्म भेजना नहीं है, सब कुछ लिख रखा है, प्रिंट आउट वगैरह निकाल के रख लो, सारी बातें कह रहा है वो। ठीक है, अगला पॉइंट, जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है, एग्ज़ाम स्कीम वगैरह देख ही लेंगे। फिर एलिजिबिलिटी, जो भी ग्रेजुएट हैं भर सकते हैं फॉर्म, जो भी ग्रेजुएट फॉर्म भर सकते हैं। एज एलिजिबिलिटी 21 से 40 ईयर्स, 21 से लेकर 40 ईयर्स, 21 टू 40 ईयर्स, इतनी एज का कोई भी ग्रेजुएट किया पर्सन भर सकता है फॉर्म। उसके अलावा रिजर्व कैटेगरी वगैरह में रिलैक्सेशन भी है। फिर आगे जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 21 से 40 के बीच कोई भी भर सकता है। और जो 21 एज मांग रहे हैं, जुलाई 1 2023 तक को 21 हुआ हो, 1 जुलाई 2023 21 एज कंप्लीट हुई हो, वो भर सकते हैं। ठीक है, मैरिटल स्टेटस वगैरह, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। एज लिमिट देखो ये रहा, 21 से 40 ईयर के बीच में जुलाई 1 2023 कट ऑफ लिया गया है 21 ईयर के लिए। और पर्सन 2 जुलाई 1983 के पहले जन्म ना हुआ हो, जुलाई 1 2023 को 21 साल पूरा किया हो, और 1983 2 जुलाई से पहले का ना, क्योंकि 40 क्रॉस हो जाएगा अदरवाइज। तो ये एक बार डिटेल में पूरा फॉर्म पढ़ना है। इसके बाद 19 नंबर सेक्शन देखो, यहाँ पर 19 नंबर में क्लियर कट कह रहे हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा क्वालिफाइंग नेचर का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का, निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव में क्या, एक तो 4 क्वेश्चंस वाला है, 4 ऑप्शंस वाला, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह में 5 ऑप्शन आ जाते, 5 नहीं 4 ऑप्शन का होगा। करेक्ट वाले के लिए +1, करेक्ट वाले के लिए +1, और निगेटिव मार्किंग जो है, ध्यान रखिएगा यही फंसाता है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग है 0.33, निगेटिव मार्किंग 0.33 ये है। करेक्ट के लिए +1 और निगेटिव 0.33 ये है। 4 ऑप्शन होंगे, क्लियर बता दिया इन्होंने। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग के बाद तब मेंस की बारी आएगी। मेंस के जो मार्क्स है वो मेरिट वगैरह में काउंट होंगे, ज़्यादातर एग्जाम में यही होता है। प्री आपका क्वालिफाइंग, फिर मेंस के लिए डिसाइड होगा, मेंस आपका मेरिट में जुड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये प्री में पूछेंगे। रॉन्ग आंसर के लिए 0.33 निगेटिव, क्लियर कट लिख दिया यहाँ पर इन्होंने। एक पॉइंट ध्यान रखो, ये 20 नंबर देखो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, ध्यान देना 20 नंबर, इस पर चर्चा नहीं करते लोग। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए भाई मेरिट कट ऑफ की बात तो अलग है। मिनिमम क्वालिफाइंग जनरल कैटेगरी के लिए 40%, मतलब आप किसी में कितना भी स्कोर करो, अगर 40% भी क्रॉस नहीं हुआ, 40% भी अगर क्रॉस नहीं हुआ तो मिनिमम क्वालिफाइंग ही पार नहीं हुआ, बाकी जोड़ा ही नहीं जाएगा कुछ। और SC ST के लिए लिख दिया है 35%। ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ध्यान रखें। आजकल ज़्यादातर एग्जाम में हो रहा है, ES वगैरह में तो पहले भी होता था, ज़्यादातर एग्जाम में हो रहा है, इसमें भी कर दिया गया।
मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, जनरल कैटेगरी 40%, SC ST 35%, इतना तो लाना ही लाना है। पेपर बहुत टफ आ जाए और 40% भी कट ऑफ ना जा रही हो तो मिनिमम क्वालिफाइंग ही पार नहीं हुआ तो सिलेक्शन कहाँ से करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट मेंशन करेंगे जो उनके हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हो, देखो लिख रखा है यहाँ पर, तो इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। आजकल बहुत जो बच्चों की प्रॉब्लम आती है, फॉर्म डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, आए दिन मैसेज आते हैं सर फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कारण पूछता हूँ सर हमने यूट्यूब में कोई वीडियो देख के फॉर्म भरा या शॉर्टकट किसी वेबसाइट से देख लिया, पूरा पढ़ा ही नहीं जबकि वहाँ लिखा हुआ था। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है, फॉर्म डिटेल में नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है। पहले स्टेप में गलती कर दोगे तो अच्छी तैयारी का फ़ायदा क्या हुआ, फॉर्म ही अगर रिजेक्ट हो गया तो पूरी मेहनत बेकार गई। ठीक है, हर लाइन पढ़नी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। अब यहाँ पे पढ़ने को पूरी लाइन रीड कर सकते हैं, फिर टाइम उतना लगेगा, बोर हो जाओगे आप। तो जो मेन पॉइंट हैं वो सारे मैं बता रहा हूँ, पर आप डिटेल में फॉर्म एक बार पूरा पढ़ेंगे, हर लाइन टू लाइन, चाहे आपको बोरियत लगे चाहे कुछ लगे, पढ़ना पूरा लाइन टू लाइन। अब आ जाते हैं सिलेबस, जो हमारा मेन पार्ट है। सिलेबस सर क्या होगा इसमें, सिलेबस अब जो बच्चे पहले से एडवाइस मानते आ रहे हैं, जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशी की बात रहेगी इसमें। सबसे पहले प्रीलिम्स ही होना है, और प्रीलिम्स मैंने बताया जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास, मुझे लग रहा है जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास होना चाहिए। बस सही बात क्या है कि पेपर फेयर तरीके से हो जाए, कैंसिल ना हो, लीक ना हो, ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो और आपकी मेहनत भी सफल हो। और अच्छा चांस है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा हैं, काफ़ी बच्चे इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, ये भी मुझे पता है। आरोहण के कैंडिडेट काफ़ी सेलेक्ट होंगे, क्योंकि मई से ही लगातार GS वो लोग पढ़ रहे हैं, उनका लेवल ऑलरेडी काफ़ी अच्छा हो चुका है। GS में भी आप देखो, मैं एक एक करके बताता जा रहा हूँ कैसे करना है। प्रीलिम्स इन्होंने बोला है 2 आवर्स का होगा, GS का जो पार्ट है पहले, प्रीलिम्स में 2 ही पार्ट ये बोल रहे हैं, एक GS और एक आपका जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। हिंदी को लेके अभी परेशान नहीं होना, मैं 2 सोर्स बताऊंगा, वो करना है। जनरल स्टडीज़ में सबसे पहला लिखा है 2 आवर्स का होना है, जनरल स्टडीज़ 2 आवर्स का होना है, 140 क्वेश्चंस आएंगे और 140 मार्क्स का होगा। जैसा मैंने बताया 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो 2 आवर्स में 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स, ये हो गया GS की बात। और हिंदी आपका 1 आवर में 60 क्वेश्चन, 1 आवर में 60 क्वेश्चन होगा आपका हिंदी, मतलब दोनों मिलाकर 200 क्वेश्चन 3 आवर्स में। तो प्रीलिम्स आपका 200 मार्क्स 200 क्वेश्चंस 3 आवर्स, जिसमें 2 आवर्स का GS 1 आवर का हिंदी। 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन 3 आवर्स में, 2 आवर्स का GS 1 आवर का हिंदी। और इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते कि 1 2 1 2 3 ऑल, ऐसा ज़्यादा नहीं आता, सिंगल लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं इसमें। जैसे SSC JEE वगैरह का पेपर होता है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। स्टेट PCS से लेवल हल्का रहता है, पेपर का लेवल स्टेट PCS से हल्का रहता है। अब मान के चले सिंगल लाइनर ही क्वेश्चन आते हैं मेन इसमें। रिव्यू ऑफिसर का पुराना पेपर आरोहण की वेबसाइट और ऐप पर पड़ा भी है, आज मैं शेयर भी कर दूंगा, और रिव्यू ऑफिसर का पुराना पेपर जो पड़ा हुआ है। हालांकि थोड़ा सा पैटर्न अपडेट तो करेंगे ही, क्वेश्चन का लेवल अच्छा करेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट GS में लिख रहे हैं जनरल साइंस, एक एक करके मैं बताता जा रहा हूँ, समझते जाना। सबसे पहला लिखा है जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब हो गया आपका लाइफ साइंस, लाइफ साइंस का मतलब बायोलॉजी प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री, दोनों करा चुका हूँ मैं आरोहण पर। और जो पेपर हो रहे हैं उनमें भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं सीधे सीधे। भाई अब तो 3-4 पेपर दे चुके हैं स्टूडेंट्स, तो उनको अच्छी तरह पता है कि सर आपने ये पढ़ाया था, वर्थ था या नहीं टाइम देना। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम बन पा रहे हैं कि नहीं, आप खुद ही फीडबैक दे रहे हो सर अच्छा बन रहा है। तो लाइफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री जो कराया है वो तो नहीं यूपी का लाइफ साइंस और यूपी का फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, सबके लिए एक बार पढ़ लिया काम कर गया। और जितना कराया है उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने कराया है उससे ज़्यादा ज़रूरत इन दोनों में नहीं है, सफिशिएंट है। जनरल साइंस की कथा समाप्त, पहला सब्जेक्ट इन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने बोला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया लाइव में
अभी 12 तारीख से पॉलिटी शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हिस्ट्री शुरू कर देंगे। इंडियन पॉलिटी 10 तारीख से शुरू करना था, पर रिव्यू ऑफिसर का फॉर्म आ गया, और जो बच्चे हैं एसएससी जेई का जिनका पेपर चल रहा है वो 11th को ख़त्म होगा। तो स्टूडेंट्स के जो मैसेज आए कि सर लाइव क्लास हमें करनी है, 10th से आप शुरू कर देंगे तो मिस हो जाएगा। और सही बात है, स्टार्टिंग के लेक्चर अगर मिस हो गए, रिदम नहीं बना तो इंटरेस्ट नहीं आता, इसीलिए मैंने 2 दिन उसको डिले किया। 10th से इंडियन पॉलिटी शुरू कर रहे थे, 12th से कर रहे हैं क्योंकि 11th तक एसएससी जेई वालों के पेपर है। ठीक है, काफ़ी बच्चा उसमें इंगेज्ड है, तो 12th से हम पॉलिटी शुरू कर देंगे। 6:30 PM चलेगा। आरओ वाला जो बैच हम शुरू कर रहे हैं उसमें भी कॉमन रहेगा। तो ये लिखे हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी जब मैं कुछ क्लासेस करा दूंगा तो कुछ दिन बाद ही हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। अभी ज्योग्राफी चल रहा है, हिस्ट्री मॉर्निंग में 11:30 चलेगा, पॉलिटी इवनिंग 6:30 कंटिन्यू रहेगा। जल्दी ही ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा मैं। पहले मैं सोच रहा था आराम से एक एक करके चलाएंगे, पर एग्ज़ाम आपका जनवरी फर्स्ट वीक में आरओ है और बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कराने वाला हूँ इसमें अभी। तो इंडियन हिस्ट्री बता रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, मेडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट, तीनों करना है। हिस्ट्री मैं जो शुरू करूँगा एंशिएंट से शुरू करूँगा, तो इसमें आपका एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों आएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया टॉपिक जो लिखा है उसका मतलब तीनों है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेकंड टॉपिक में लिखा है। अब अच्छी बात क्या है, थर्ड टॉपिक में लिखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, कुछ और नहीं है, मॉडर्न इंडिया का ही एक पार्ट है वो। इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से नहीं है, वो इंडियन हिस्ट्री में ही मॉडर्न इंडिया का एक हिस्सा है। तो ये थर्ड टॉपिक भी आपका हिस्ट्री में कवर हो जाएगा। फोर्थ में ये साफ साफ कह रहे हैं इंडियन पॉलिटी बहुत सेफ सब्जेक्ट है, पढ़ के जाओगे और गारंटीड बनेगा। अगर 10 क्वेश्चन पॉलिटी आए, 2 क्वेश्चन नहीं कह सकते, 8 क्वेश्चन आपको कॉपी से मिलेंगे, क्योंकि पॉलिटी छोटा सब्जेक्ट है और वहीं से बनता है। हर एग्जाम में एक्सपीरियंस यही रहेगा आपको। कॉपी एक बार आप रीड कर लो, क्लास में कराऊंगा, पॉलिटी उससे बाहर नहीं पूछता। सिविल प्रीलिम्स तक में भी आपको पॉलिटी हेल्प कर देता है। 1-2 क्वेश्चन नहीं बोल सकता मैं, रिव्यू ऑफिसर वगैरह तो वैसे ही उड़ा दोगे आप, सिंपल है। इसके बाद लिख रहा है इकोनॉमी एंड कल्चर। इंडियन पॉलिटी के साथ ही वो लिख रहे हैं इकोनॉमी एंड कल्चर। इकोनॉमी देखो बहुत डिटेल में तो नहीं, बेसिक इकोनॉमी मैं आपको बता पाऊंगा, और बेसिक से ही काम चल जाएगा। बहुत डिटेल में इकोनॉमी आप सोचो 3 मंथ्स में लाइव में पूरा कर पाओगे, बड़ा मुश्किल होगा, उतना डिटेल में जाना भी नहीं है इकोनॉमी। बेसिक इकोनॉमी जो मैं जीके करंट अफेयर के साथ कराता हूँ वो मतलब का है, और कल्चर का थोड़ा सा पार्ट, टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह वो एंशिएंट इंडिया में हम देख सकते हैं। कल्चर का जो कुछ पोर्शन है वो एंशिएंट में आ जाएगा। कल्चर जितना सिविल सर्विसेज वाला है वो नहीं पढ़ना है, उसके चक्कर में मत पढ़ना। फिर लिख रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का पार्ट हमारा ज्योग्राफी में भी आता है, और कॉमर्स एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, ये टॉपिक कवर करेंगे। इकोलॉजी देखो लिखा है, एक टॉपिक लिख के छोड़ दिया इकोलॉजी, ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट पूरा सब्जेक्ट है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं अभी लाइव में। ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों सिलेबस में है, और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया डिटेल में कराता हूँ पूरी चीज़, एज इट इज़ जो आप पढ़ते हैं वही ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों, मिनरल रिसोर्सेज वो ज्योग्राफी का ही हिस्सा है, अलग से नहीं है। तो ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों है सिलेबस में, इंडिया एंड वर्ल्ड। फिर इकोलॉजी जो लिखा है वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ही है। तो आप देखो जीएस में जितने सब्जेक्ट मैं बोलता हूँ वही सब्जेक्ट हैं घूम फिर के। अब जो बच्चे बात सुन के जीएस पढ़ते आ रहे हैं बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। करंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, देखो क्या है ये, करंट अफेयर्स ही तो है, पर ध्यान रखना ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। इस सब्जेक्ट को करंट अफेयर ये बोल देते हैं, ये जीके एंड करंट अफेयर्स है। आपसे फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल ये ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा कोई भी वर्ड पूछ ले, स्टैटिक जीके भी, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, ये आपका जीके एंड करंट अफेयर्स है। ये जो लिखा है नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स वो जीके एंड करंट अफेयर। अब जीके करंट अफेयर जो मैंने पढ़ाया था और भी ऐड करेंगे। पहले मैं सोच रहा था दिसंबर मिड में करेंगे, पर पहले ही नवंबर मिड के बाद ही करा दूंगा मैं। उसमें हमें करंट में इजराइल हमास का इशू, नोबेल प्राइज़ नए वाले आ गए, ये सब ऐड करना पड़ेगा। और रिव्यू ऑफिसर वाला पेपर ये जनवरी में अगर हो रहा है तो आपका नवंबर तक का करंट आएगा। तो 20 अगस्त तक का मैंने पढ़ाया था, तो फिर मुझे ऐड करना होगा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। 3 मंथ्स का करंट मैं और ऐड कराऊंगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर।
इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले जो बच्चे देंगे उनका दिसंबर तक का आएगा। रिव्यू ऑफिसर जनवरी में अगर होगा तो नवंबर तक का करंट, और इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का दिसंबर तक का आएगा। करंट अपडेशन की चिंता आप ना करें, मुझे कराना है, मैं ऑलरेडी कई बार कह चुका हूँ। CGPDTM वालों का भी जैसे ही डेट आ जाएगी कि सर एग्ज़ाम कब कराने वाले हैं, तो करंट अपडेशन जो ऐड होगा वो सबके लिए ऐड होगा। जो बैच मैं आरोहण पे कंप्लीट करा चुका हूँ उनमें भी करंट के लेक्चर मिलेंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। जो बैच ख़त्म हो गया इसका मतलब ये नहीं कि बस फ्री कर दिया, नहीं, करंट अफेयर जो मुझे ऐड कराना है उनको भी करंट मिलता रहेगा। जब जब लेक्चर आएंगे वो एक्सेस उनके पास भी रहेगा, ठीक है। तो जीके एंड करंट अफेयर हो गया। लास्ट में ये कह रहे हैं टॉपिक है 9 नंबर पे जनरल इंटेलिजेंसिया। जनरल इंटेलिजेंसिया कुछ नहीं है, एप्टीट्यूड रीजनिंग है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके नहीं आते, थोड़े ही आते हैं, जैसे पिक्चर रीजनिंग वगैरह आता है। पिक्चर रीजनिंग तो CGPDTM वाले में भी कराया था हमने टेस्ट सीरीज़ में। तो एप्टी एंड रीजनिंग का भी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े बहुत आते हैं। तो एक पेपर रिव्यू ऑफिसर का आरोहण वेबसाइट पे भी है, आपका ऐप पे भी पड़ा हुआ है, वो शेयर कर दूंगा मैं। 1 या 2 पेपर पड़ा होगा, और पेपर मैं देख लूँगा और मिल जाएंगे तो और भी डाल देंगे इस पर। फिर यूपी का लोकल GS, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, सोशल ट्रेडिशन उत्तर प्रदेश के बारे में, मतलब यूपी लोकल GS। यूपी लोकल GS। अभी बिहार PCS का पेपर हुआ था जिसमें मैंने 2 PDF बना के दी थी, 10-11 पेज थे मुश्किल से। 4 क्वेश्चन बिहार लोकल उसी में से आ गए। बिहार PCS में 12 क्वेश्चन बिहार लोकल आए थे, 4 खाली उस 10 पेज की PDF से आ गए। तो हालांकि वो एग्ज़ाम में टाइम कम था, वीडियो तो नहीं कर पाए थे, उसके मैंने PDF दे दिए थे बना के, जो मैंने खुद बनाए थे। यहाँ हमारे पास टाइम है क्योंकि कई सब्जेक्ट हम करा चुके हैं ऑलरेडी। यूपी लोकल बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, मैंने बिहार PCS में ही मना किया था, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, कम आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। 12 क्वेश्चन आए थे 150 में से। यहाँ भी यूपी लोकल बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो जो 2 तरीके हैं इसको करने के, एक तो क्या करना है, जो मैं PDF दूंगा और लेक्चर कराऊंगा, यहाँ हमारे पास समय है थोड़ा, तो यहाँ जो मैं PDF दूंगा 1 या 2 PDF वो पढ़नी है। उसके अलावा यूपी PCS के पुराने पेपर लगाने हैं, यूपी PCS के प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें यूपी लोकल आपको दिखे, यूपी PCS के प्रीवियस ईयर पेपर और रिव्यू ऑफिसर के भी जो पुराने पेपर मिल जाएं। पुराने पेपर ज़रूर लगाने हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यूपी लोकल खासकर रिपीट हो जाता है। तो इस पेपर में यूपी लोकल बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, यूपी PCS में भी यूपी लोकल बहुत ज़्यादा नहीं आता। इस पेपर में यूपी लोकल के लिए RO के पुराने पेपर मिल जाएंगे और PCS के पुराने पेपर यूपी स्टेट आपका कवर कर देंगे, ठीक है। हिंदी के लिए अब आता है सर, हिंदी के लिए क्या, हिंदी के लिए आरोहण पर 17-18 लेक्चर करवाए थे, वो अवेलेबल हैं। 17-18 लेक्चर में हिंदी काफ़ी टॉपिक तो आ जाते हैं, पर वो काफ़ी सफिशेंट नहीं है, उतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हिंदी आपका मेंस में भी आएगा अच्छा खासा, प्री में भी है। तो हिंदी के लिए मैं 2 चीज़ें जो मुझे समझ आता है, एक जनरल हिंदी की बुक आती है पृथ्वीनाथ पांडे, आपको कोई और पता हो आप कोई और ले लो, कोई एक किताब हिंदी की जिसमें गलतियाँ ना हो। तो जनरल हिंदी की पृथ्वीनाथ पांडे एक बुक आती है, आप चाहें तो वो बुक ले सकते हैं जनरल हिंदी के लिए। और 1-1.5 घंटा भी रोज़ अगर हिंदी देख लोगे, 2 मंथ में हिंदी बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। टेक्निकल में आपका एक सब्जेक्ट भी नहीं हो पाता जहाँ 10-20 सीट के लिए फाइट मारते हो, यहाँ आपका जनरल हिंदी 30-40 आवर्स भी अगर टाइम दे दोगे अच्छा तैयार हो जाएगा। आरोहण पर जो हिंदी के लेक्चर हैं वो भी मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ, जो भी कोर्स हमने लॉन्च किए हैं उसमें हिंदी मैंने अवेलेबल करा दिया, उन कोर्सेज़ में हिंदी डाल दिया है। उसके अलावा दूसरा, यूपी के पुराने पेपर हिंदी के, यूपी PCS के हिंदी के पुराने पेपर ये ज़रूर लगाने हैं। और हिंदी मेंस में भी देखो जिस तरह से पूछ रहा है, कहीं ना कहीं यूपी PCS से उठाएगा डाटा, एज इट इज़ क्वेश्चन भले रिपीट ना करे, टॉपिक आपको पता लग जाएंगे, एज इट इज़ सेम क्वेश्चन भले ना हो पर टॉपिक आपको मालूम चल जाएंगे किस तरह का हिंदी पूछेगा। तो जनरल हिंदी के लिए 2 चीज़ें मैंने बताई, पृथ्वीनाथ पांडे और हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर यूपी PCS वाले। रिव्यू ऑफिसर के पुराने मिल जाएँ तो वो भी लगा सकते हो। हिंदी तो आप PCS के 10 साल के पेपर लगा लोगे तो भी कितना कवर हो जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन हैं। एक बुक बता दी, प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस के लिए बता दिए, आरोहण पर जो लेक्चर है वो अवेलेबल करा देंगे, तो हिंदी इतना काफ़ी है। अब सबसे बड़ी बात आप सोचो, ये 2 ही सेक्शन है, 2 ही सेक्शन है, एप्टी रीजनिंग इसमें ज़्यादा आता नहीं, GS ही आएगा।
और साफ साफ लिखा है 140 क्वेश्चन 140 मिनट में जीएस का पोर्शन। तो जो बच्चे ने सीजी पीडीएम की तैयारी की हो, जिस बच्चे ने एसएससी जेई की तैयारी की हो, स्टेट पीसीएस दिया हो, बिहार पीसीएस दिया हो, जीएस तो वो उड़ा देगा इस पेपर में। और पुराना पेपर रिव्यू ऑफिसर उठाए देखोगे, कॉपी मैच कर लेना। पर कंडीशन फिर एक मैं बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट छोड़कर मत जाइएगा। स्टेट पीसीएस में अभी एसएससी जेई चल रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर ज्योग्राफी थोड़ा अजीब सा आया। मैंने पूछा क्या क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन उसने डाला वो क्वेश्चन मैंने एनवायरनमेंट में पढ़ा रखा है, वाटरशेड वाला। तो बच्चे यही अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा टॉपिक ज्योग्राफी है, कौन एनवायरनमेंट है। 1000 बार मैंने बताया हुआ है, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक एनवायरनमेंट में कवर किए हैं मैंने, वाटरशेड वगैरह एनवायरनमेंट का इशू में पढ़ाया हुआ है मैंने। जब ये दोनों मिला दोगे आप, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट प्लस लाइफ साइंस, तब आपका जो ये वाला पोर्शन है पूरा कवर हो जाता है। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, लाइफ साइंस तीनों मिलते जुलते नेचर के सब्जेक्ट हैं, ये तीनों मिक्स कर दोगे तब कवरेज बहुत बढ़ जाता है। तो सब्जेक्ट छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, कंपटीशन बहुत टफ है। अब मेरे ही पढ़ाए जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो मैं प्रीवियस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, वो बच्चे भी पेपर देंगे, स्टेट पीसीएस तैयारी जो करते हैं वो भी देंगे, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं, सभी पेपर देंगे। वैकेंसीज हाल फिलहाल में कम थी, चुनाव साल सबको पता है वैकेंसीज आएंगी, क्राउड रहेगा। पर मैं कह रहा हूँ आरोहण वाले स्टूडेंट को यहाँ पर एडवांटेज है, क्योंकि जीएस मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कवर कर रखा है। और पॉलिटी हिस्ट्री की डिमांड थी, सर पॉलिटी हिस्ट्री आपने नोट्स दिए हैं, लेक्चर आप कराइए, तो मैंने बता दिया। इंडियन पॉलिटी जो 10 से मैं शुरू करने वाला था, 12 तारीख से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जेई 11 को ख़त्म हो रहा है। 12 अक्टूबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 6:30 PM चलेगा। और जैसे ही इंडियन पॉलिटी थोड़ा सा कवर हो जाएगा और ज्योग्राफी हमारा ख़त्म हो जाएगा, ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं बचा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी 3-4 लेक्चर हो चुके हैं। हम मान के चले मैक्सिमम 5 डेज टू 7 डेज के अंदर ज्योग्राफी ख़त्म होने वाला है। तो ज्योग्राफी जब ख़त्म हो जाएगा तो मॉर्निंग 11:30, हिस्ट्री जो हमारा 11:30 मॉर्निंग शुरू कर देंगे, अराउंड आप मान के चले 1 वीक के बाद। पहले मेरा विचार था कि हिस्ट्री नेक्स्ट मंथ में कराएंगे, पर नहीं, इंडियन पॉलिटी शुरू करेंगे 12 से, थोड़े दिन के बाद जब 1 आध वीक हो जाएगा, पॉलिटी में फंडामेंटल आपका स्ट्रांग हो जाएगा, फिर हम हिस्ट्री शुरू कर देंगे। ये दोनों जल्दी ख़त्म कर देंगे लाइव में, ठीक है, पूरा पढ़ाकर, अच्छी तरीके से पढ़ाकर, कि स्टेट पीसीएस देने जाओ चाहे कुछ भी देने जाओ, आराम से कंफर्टेबली आप करके आए इसको और इजी लगे आपको, ठीक। आरओ एआरओ वाला जो बैच मैं आरोहण पर जो स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको मैंने किस तरह से प्लान किया है, देखो ये वाला बैच है, फ़ी वगैरह जो रखी है उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है देख लेना। इंस्टॉलमेंट भी दो ओपन कर दी हैं, 2 इंस्टॉलमेंट ओपन है। कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर कर दी है, क्योंकि बच्चों को और भी एग्ज़ाम देने हैं, ये बैच और भी जगह काम आएगा। ये फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह नहीं बदलने वाला है, वो सब वही रहेगा। तो इसमें अब 100% सब्जेक्ट तो लाइव में दोबारा रिपीट नहीं हो सकते। मैंने इसमें क्या किया है, इस बैच के अंदर पॉलिटी लाइव में पढ़ाऊंगा, वो पूरा अवेलेबल होगा, हिस्ट्री लाइव में कराऊंगा, वो पूरा अवेलेबल होगा, ज्योग्राफी अभी चल रहा है लगातार, वो सारे लेक्चर डाल दिए हैं। लाइफ साइंस अब लाइव में कराना जनवरी से पहले मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कई सारे हैं। लाइफ साइंस की रिकॉर्डिंग दे दी, फिजिक्स केमिस्ट्री रिकॉर्डिंग डाल दी है। लाइफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें कुछ बदलना नहीं है, एज इट इज़ वही रहेगा, फिर से पढ़ाऊंगा तो भी वही रहेगा। तो लाइफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई यूपी लोकल की बात तो है नहीं, ये दोनों रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हैं। ज्योग्राफी अभी चल ही रहा है, ये पूरा अवेलेबल करा दिया है। जीके करंट अफेयर इकोनॉमी जो पिछला मैंने ख़त्म किया था अगस्त में, वो तो पूरा दे ही दिया, आगे के करंट के लेक्चर आएंगे वो सारे इसमें ऐड होते जाएंगे। आईसीटी इस पेपर में भले ना आए और एग्ज़ाम में काम आ जाता है, वो भी अवेलेबल करा दिया। इकोलॉजी एनवायरनमेंट पूरा डाल दिया है, दोबारा भी पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा कवरेज नहीं कराने की ज़रूरत है। अभी राजस्थान में एक पेपर एनवायरनमेंट का होना है, उसमें भी कुछ लेक्चर इसके काम आएंगे। राजस्थान में जो एनवायरनमेंट का पेपर है वो पॉल्यूशन है किसका होना है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का एनवायरनमेंट प्लस जीएस का एनवायरनमेंट दोनों मिलाकर है, ठीक है। फिर मुझे अभी यूपी स्टेट जीएस कराना है, इस बैच में यूपी स्टेट जीएस कराना है। सामान्य हिंदी के 17-18 वीडियो हैं दे दिए मैंने, अवेलेबल करा दिए। इसमें एप्टी रीजनिंग जितना आरोहण पे हुआ वो करा दिया। टेस्ट पेपर काफ़ी सारे अवेलेबल करा दिए हैं, जो प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ हमने कराई है। आरोहण पर जो 2 टेस्ट सीरीज़ कराई हैं दोनों अवेलेबल करा दी हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कुछ वीडियो जो मैंने करंट अफेयर जनरल साइंस सॉल्व कराए थे क्वेश्चन, कुछ वो डाल दिए हैं। अब इसमें रिकॉर्डिंग क्या है और लाइव क्या होगा मैं आपको बता दूं एक बार।
कुछ सब्जेक्ट, ये जो बैच मैंने RO का लॉन्च किया है, इसमें रिकॉर्डिंग प्लस लाइव दोनों होगा। लाइव में पॉलिटी शुरू होगा, लाइव में पॉलिटी कराऊंगा, हिस्ट्री भी लाइव में होगा, और प्रीवियस बैच जो ख़त्म हुआ है वो भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगा। पिछला बैच जो ख़त्म हुआ है, ये सब्जेक्ट जो हुए हैं वो भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, और जो लाइव में कराऊंगा वो भी अवेलेबल रहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों। जो देखना हो देखिए, क्योंकि इन्हीं में से कई बच्चों को स्टेट PCS भी देना है, तो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो लाइव में कराना ही है। पॉलिटी मैंने बताया 12 शुरू होगा, फिर हिस्ट्री शुरू होगा। उसके अलावा मुझे करंट अफेयर कराना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस बैच में करंट अफेयर कराना है। उसके बाद मुझे इसमें कराना है यूपी लोकल। जो मुझे इसमें डील करना है, इंडियन पॉलिटी लाइव होगा, हिस्ट्री लाइव होगा, करंट अफेयर लाइव होगा, यूपी लोकल लाइव होगा, ज्योग्राफी चल ही रहा है। इसके बाद मैंने जो सोचा है क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराने का, कि मैं खुद ही आपको कई सारे पेपर सॉल्व कराऊँ, स्टेट PCS के भी, रिव्यू ऑफिसर के भी। मेरा प्लान ये है कि ये सब्जेक्ट्स को कराकर अब लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री दोबारा वही पढ़ाने की बजाय, वो तो मैंने पूरा अवेलेबल करा दिया, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करा दें इस बार। इस बैच में एक सबसे पहले मैं क्या करूं, जो सब्जेक्ट ख़त्म करा दिया है उसको फिर से रिपीट करने की बजाय कि 40-50 लेक्चर एनवायरनमेंट दोबारा से वही चीज़ पढ़ाई जाए, वही नोट्स दिए जाए उससे, क्योंकि जून में ही तो कराया है, मई जून में, कुछ नया तो अभी ऐड हुआ नहीं, तो साइंस वगैरह में कुछ नया आना नहीं, वही रहेगा। तो मैं क्या करूं कि लाइव में पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट, यूपी लोकल ये कंप्लीट करते ही, और जो कुछ टॉपिक आपके अलग से लिखे हैं, कुछ टॉपिक एक आध आपके अर्बनाइजेशन वगैरह जो लिखे हैं वो जोड़ने के बाद सीधे सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आ जाएं, कि डेली 50 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करेंगे तो मंथ में कम से कम 1500 क्वेश्चन कर लेंगे हम। तो पर कंडीशन क्या है कि जब मैं क्वेश्चन कराऊं उससे पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है थ्योरी कंप्लीट कर लेना, नहीं तो थ्योरी कंप्लीट करोगे नहीं, मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिर सोचोगे खाली क्वेश्चन पढ़ के चला जाऊं, तो टीचर इसमें क्या करेगा। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कराऊं, कम से कम 1 मंथ पूरा लास्ट में क्वेश्चन करें, आपकी जिम्मेदारी है उससे पहले थ्योरी पूरी कर लेना। रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने डाली दिए, लाइव जो कराऊंगा वो भी चलेंगे साथ साथ। 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर जब ये कंप्लीट कर लेंगे, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 15 दिसंबर तक भी अगर हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, कम से कम 20 दिन, महीना भर हमें मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फिर हम पूरा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करें, ठीक है। तो RO ARO आपका बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा कवर, क्वेश्चंस वगैरह सब करा के। टेस्ट पेपर दे ही दिए, उसके अलावा क्वेश्चन अलग से भी कराऊंगा, टेस्ट पेपर भी अवेलेबल, इतने क्वेश्चन अवेलेबल, सब्जेक्ट भी अवेलेबल, ठीक है। बस आप क्या करिए, समय से और जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करो, सब्जेक्ट को कंप्लीट करते चलो, समय ख़राब नहीं करो उसमें। दूसरा, स्टेट PCS वाले बच्चे, स्टेट PCS वाले जो स्टूडेंट हैं वो मेंस के लिए कह रहे हैं, मेंस के लिए सर कैसे करें। मेंस के लिए अब जैसे इन्वायरमेंट आपको पढ़ा रखा है तो कंसेप्ट थोड़ी बदलेंगे, पढ़ाते समय तो पूरा ही पढ़ाया है, हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो भी पूरा कराएंगे, ज्योग्राफी कराएंगे तो भी पूरा कराएंगे। मेंस में जब डिस्क्रिप्टिव लिखने को आता है तो डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए यही तो है ना कि कंटेंट सर राइटिंग स्किल क्या रखें, कैसे लिखें। तो पुराने सॉल्व पेपर मेंस के ले सकते हो एक तो। दूसरा, कुछ बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी मेंस डिस्क्रिप्टिव के लिए, कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ऑब्जेक्टिव पेपर में जो हमने क्लास में कराया है बुक की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव जब भी आप लिखोगे किसी एग्ज़ाम में मेंस के लिए तो आपको कुछ किताबें ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे ज्योग्राफी के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ 2 किताबें, एक किताब है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, और एक आती है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, एक ये वाली किताब है। क्लियर है। तो ज्योग्राफी में ये 2 किताबें आपको पढ़नी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी लिखो यहाँ, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और एक किताब आती है GC लियोंग, GC लियोंग की एक बुक आती है। ये 3 किताबें हैं ज्योग्राफी की अच्छी किताबें। तो मेंस वगैरह वाले जो स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी मैंने पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद अगर ये किताब पढ़ लोगे तो आपको वाकई में आप एंजॉय करोगे सब्जेक्ट को, तब आपको समझ आएगा क्लास में कितना कराया गया, नॉलेज लेवल आपका अलग उस पर पहुँच जाएगा। क्योंकि मेंस डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको हेल्प करेगा। ये किताब का एक तरीका है ना, सीक्वेंस में लिखे जा रहा है, तो वो आपको डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगा। पॉलिटी के लिए डिस्क्रिप्टिव जब भी चाहे सिविल सर्विसेज देना हो, एक ही किताब की ज़रूरत पड़ती है, M लक्ष्मीकांत।
ऑब्जेक्टिव में मना कर रहा हूँ, बुक की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव जिसको देना है बुक की ज़रूरत है। हिस्ट्री के लिए 3 किताबें, इंडियन हिस्ट्री, इसकी 3 बुक हैं, एंशिएंट इंडिया, ओल्ड एनसीईआरटी है एंशिएंट इंडिया बाई आर.एस. शर्मा, एंशिएंट इंडिया बाई आर.एस. शर्मा, मेडिवल इंडिया सतीश चंद्रा, मेडिवल इंडिया बाई सतीश चंद्रा। तो बिहार पीसीएस वाले भी डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए हेल्प ले सकते हैं। मॉडर्न इंडिया बाई बिपिन चंद्रा, मॉडर्न इंडिया बाई बिपिन चंद्रा। ये कुछ किताबें हैं मेंस के लिए आपको हेल्प करेंगी। आर्ट एंड कल्चर के लिए तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है, आर्ट एंड कल्चर के लिए बुक आती है तमिलनाडु बोर्ड, ये किताब हेल्प करेगी। राजस्थान में जो बच्चे इन्वायरमेंट वाला जो सिलेबस है उसमें जो मैंने पढ़ाया है, मैंने तो पूरा इन्वायरमेंट कराया है, उसमें से कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में उन्होंने कहा है कि राजस्थान वाले में पूछेंगे। राजस्थान का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें राजस्थान में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सिविल में जो पढ़ते हैं वो, प्लस इन्वायरमेंटल साइंस जीएस का पार्ट, दोनों मिलाकर है सिलेबस। राजस्थान वाले पेपर में दोनों मिलाकर है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं ये, प्लस इन्वायरमेंट जीएस का पार्ट। तो इन्वायरमेंट जीएस में मैंने काफ़ी डिटेल में कई चीज़ें करा रखी हैं। अगर कोई बुक की ज़रूरत पड़ती है, इन्वायरमेंट और डिटेल में किसी को पढ़ना हो, एक बुक की ज़रूरत अगर पड़ती है तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्राइसिस टू क्योर एक बुक आती है। ये इन्वायरमेंट की अच्छी किताब है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्राइसिस टू क्योर बाई आर राजगोपालन। यूपीएससी वगैरह के लिए तो मैंने काफ़ी करा रखा है, उसमें काफ़ी लेक्चर्स हैं, बहुत डिटेल में कवरेज कराया है। पर कोई टॉपिक जो अलग से आपको लग रहा है और कहीं नहीं आ रहे, राजस्थान वाले में पूछ रहा हो, इस बुक से हेल्प ले सकते हो। या ऑनलाइन एक किताब मिल जाएगी पीडीएफ आपको, NIOS जो नेशनल ओपन स्कूल होता है, इसकी एक बुक है, 11th या 12th क्लास की बुक है एनवायरनमेंट की, बहुत अच्छी किताब है वो भी। 11th या 12th की बुक है NIOS की, बहुत अच्छी किताब है वो। तो इन्वायरमेंट जो टॉपिक आपको चाहिए पहले मेरे लेक्चर्स देख लो, कोई टॉपिक आपको लग रहा है और एडिशनल करना है तो 2 किताबें मैंने बताई, दोनों में से कोई ले सकते हो। इसमें टॉपिक काफ़ी सारे हैं, इसमें जो टॉपिक हैं वो अच्छे दिए हुए हैं बहुत, NIOS वाली इन्वायरमेंट जो आती है। इतना कर लो, उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तब और किताब पूछ लेना, इतना कर लेना, कोई और किताब की ज़रूरत पड़े पहले इतना निपटाने के बाद तब मेरे से पूछ लेना, बता दूंगा और। पर इतना तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। मेंस डिस्क्रिप्टिव जब देना है तब बात कर रहा हूँ मैं, मेंस डिस्क्रिप्टिव। और राजस्थान वालों के लिए एनवायरनमेंट में जो हेल्प चाहिए टॉपिक में, वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, CGPTTM का अभी तो कोई अपडेट आया नहीं है अब तक, हालांकि अपडेट आ जाना चाहिए था, 1 महीना होने वाला है, अब तक अपडेट आ जाना चाहिए था। अब देखो अगर जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, मेरे हिसाब से तो अब आ जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें अब टाइम काफ़ी हो चुका है, जल्दी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका अभी फ़िलहाल SSC JEE का पेपर चल ही रहा है, 11 तारीख को फ्री हो जाएंगे। उसके बाद बड़ी अपॉर्चुनिटी RO ARO है ही, CGPTTM जल्दी हो जाए तो और अच्छी बात है, उससे भी आप फ्री हो जाएं। और 1-2 एग्ज़ाम मुझे लगता है इलेक्शन से पहले 1-2 बड़ी वैकेंसीज और आ सकती हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा है, वैकेंसीज तो निकालेंगे ही निकालेंगे। ठीक है, राजस्थान में भी देखो उसमें अच्छी खासी वैकेंसी जो बता रहा हूँ एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं, कोई और किसी का कंसर्न हो कमेंट में बता दीजिएगा। जो बैच आरोहण का शुरू हो रहा है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कोई किसी की और डिमांड हो रिक्वायरमेंट हो मुझे बता दीजिएगा, कोशिश करेंगे वो सॉल्व हो पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।